आपको जो किसान बिल जो पास किया गया है लोकसभा राज्यसभा से, जो बिल बनाया गया है, कानून बनाया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? अभी जो बिल पास हुआ है ये बिल टोटली किसान विरोधी बिल है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में किसानों की हित को देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किसानों के नहीं पूंजीपतियों का हित को देखा गया है। जिस तरह से हम लोग देखा करते थे पुराने जमाने में, किसान फसल उगाते थे और फसल तैयार होने के बाद साहूकार अपने गोडाउन में भर लिया करते थे। इस किसान बिल में एक जगह है जहां पर अनाज का स्टोरेज का लिमिटेशन को खत्म कर दिया गया है और इस लिमिटेशन को खत्म करने से फिर किसान कंगाली की तरफ जाएगा, देश भुखमरी की तरफ जाएगा। इसी स्टोरेज को खत्म करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने कंट्रोल का निर्माण किया था और पीडीएस सिस्टम का निर्माण किया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया था और ये सारी चीजें निर्माण करके अनाज पर, अन्न पर एक कंट्रोल लाया था जिससे साधारण लोगों की सुविधा हुई थी। आज फिर किसानों का उत्पादित अनाज को बड़े बड़े उद्योगपतियों और साहूकारों के गोडाउन में भर दिया जाएगा, जिससे देश भूखमरी की तरफ जाएगा। तो इसका किस तरह से आप लोग तृणमूल कांग्रेस तरफ से विरोध किया जाएगा इसका? तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जिस दिन से बिल पेश हुआ और हमारे नेता स्टडी करने के बाद इसके खिलाफ में हम लोगों को रास्ते पे उतर करके विरोध करने को कहा गया। हम लोग रास्ते पे उतर करके विरोध कर रहे हैं। हमारे सांसद संसद भवन में विरोध कर रहे हैं, संसद के सामने विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध पुरजोर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और आगामी दिन चलता रहेगा। आप तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो आपका युवा से जुड़ा आपका कार्य होता है। तो अभी कुछ दिनों में देखा जा रहा है आपका ये कोरोना काल के बाद बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया जा रहा है, जिसके लेकर आपके मुख्यमंत्री भी आंदोलन कर रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? कोरोना काल के दौरान जिस तरह से युवाओं का रोजगार, केवल कोरोना काल के वजह से युवाओं का रोजगार नहीं छीना है, केवल कोरोना काल से युवाओं का रोजगार नहीं छीना है, केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से युवाओं का रोजगार छीना गया है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से युवाओं का रोजगार छीना गया है। केंद्र सरकार जिस तरह से हमारे देश की संपत्ति को प्राइवेट हाथों में दे रही है, इसके वजह से रोजगार छीना जा रहा है। जिस तरह से हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट हाथों में दे करके युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। रेल हो, सेल हो, बेल हो, हर जगह यहाँ पर जितने रिक्त पद थे सबको बंद किया जा रहा है, सबको समाप्त कर दिया गया है और रोजगार का कोई नया जगह नहीं तैयार किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री बोले थे कि जब हम देश में हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराएंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने के बदले मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर 5 बैंकों का मर्ज किया जा रहा है, आप लोग जानते हैं बैंकों को 5 बैंक 4 बैंकों को मिला करके एक बैंक बना दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर एक बैंक में 50 आदमी काम करते हैं तो 5 बैंक में 250 आदमी काम करेंगे और जब 5 बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बना दिया जाएगा तो वही 50 आदमी काम करेंगे, अर्थात 200 लोगों का रोजगार केंद्र सरकार, एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, 200 लोगों का रोजगार केंद्र सरकार खत्म कर दिया। जहां 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, वहां रोजगार को इस सरकार के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। अर्थात ये युवाओं का सबसे ज्यादा शोषण करने वाली सरकार है और युवा इस सरकार के खिलाफ गरजेगी, अपना आंदोलन तैयार करेगा। आंदोलन तैयार करके इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। आप एक हिंदी भाषी समाज से ये करते हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे भाजपा के द्वारा प्रचार किया जाता है कि हिंदी भाषी के लिए ममता ने कुछ नहीं किया है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा दल किसी भाषी को सामने रख करके, हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, उर्दू भाषी हो, हमारा दल पश्चिम बंगाल में बसवास करने वाले हर नागरिक को अपना नागरिक समझती है और भाजपा का काम है विभेद करना। भाजपा का काम है विभेद करना, कभी हिंदू मुसलमान, कभी बंगाली बिहारी, कभी ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा। भाजपा विभेद करके ही राजनीति करती है और हमारा दल विभेद करके राजनीति नहीं। हमारे दल के लिए हर भाषा के लोग एक समान हैं
और हर कोई को सम्मान मिलता है। हम अपने जिले में ही देखेंगे कि से अगर हिंदी भाषियों का अपमान होता तो मैं थोड़ी जिला का सभापति यूथ का होता, जितेंद्र तिवारी थोड़ी जिला के सभापति होते, मेयर होते, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनको भाषा और जाति के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर ही हमारा दल काम करती है। एक और आपसे सवाल था, अभी कुछ दिन से पंडेसर विधानसभा इलाके में जहाँ तहाँ हमारा धस की इलाका हो रहा है, अधस हो रहा है, जिसमें हिंदी भाषी लोग कहीं घरों की ज़्यादा बर्बादी हो रही है, इस पे आप एसीएल को कुछ जवाब देना चाहेंगे कि एसीएल किस तरह से आगे कार्य करे? देखिए, ये हिंदी भाषियों का ही घर धस के प्रबल में जा रहा है ऐसा नहीं है। हरीशपुर गांव पूरा धस के प्रबल में, जानकारी होगा। पंडेसर विधानसभा के मैंने पूछा। पांडेसर विधानसभा नहीं है, हमारा ये कोयला अंचल पूरा, हमारा कोयला अंचल पूरा पूर्ववर्ती सरकार, पूर्ववर्ती जो भी मैनेजमेंट था वो ठीक तरह से काम नहीं किया है, इसी की वजह से आज धस के तरफ जा रहा है। अगर ठीक तरह से काम किया होता तो ये धसान नहीं होती। अगर ईसीएल अपना ठीक तरह से काम करती तो ये धसान प्रॉपर रूप से बालू भराई करती, जो नियम कानून था उस कायदे कानून के तहत अगर कोयला काटती तो इस तरह का धसान नहीं होता। लेकिन जिस तरह जो धसान हो रही है, और इस धसान में सबसे ज्यादा ये धसान करने का मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार आज जिस तरह से देश की जनता का उनको परवाह नहीं है, वो एक अपना आमदनी खोजते हैं, कहां से लाभ होगा, कहां से लाभ होगा। और इस लाभ को करने के लिए जो हम लोगों का नीति नियम और कानून से कोयला खदान चला करती थी, उस कोयला खदान को दरकिनार करके वो ओसीपी के तरफ ज्यादा जोर दिए हुए है। उच्च तकनीक को नहीं, अपने उच्च तकनीक को इस्तेमाल में नहीं ला करके ओसीपी के तरफ जोड़ दिए है। ओसीपी से अगर कोई घर बर्बाद होता है तो होता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाभ होना चाहिए और इससे गरीब अगर मरता है तो मरता रहे। आप देख रहे होंगे कि आप ही के मीडिया के कुछ अंश टीवी पर हर समय सुशांत सिंह को दिखाते हैं। सुशांत सिंह के सुसाइड से, हत्या से हम लोगों को भी दुख है, लेकिन ये ठीक उसी तरह से कहावत होगी। आज किसान बिल पास हुआ है, आज किसान बिल पास हुआ है। मैं एक बताऊं कि किसान मरता है तो मरे, मजदूर मरता है तो मरे, कोई सुशांत सिंह थोड़े ना है। आगे आपसे एक बात पूछना था। खेत बर्बाद होती है तो हो, खेत बर्बाद होती है तो हो, कंगना का बंगला थोड़ी ना है। आज सरकार और सरकार के कुछ मीडिया के अंश जो देश की जरूरी समस्या है उनको सामने नहीं ला रही है। आज मीडिया के मीडिया देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ करता था, मीडिया का एक पार्ट आपका भारतीय जनता पार्टी का चौथा स्तंभ बना हुआ है। एक बात और आपसे पूछना था, हरीशपुर में जो आप अभी आपने जिक्र किया, हरीशपुर की जब घटना हुई थी, धसान की जब स्टार्ट हुई थी, तो हम लोगों कैमरा ने देखा था कि उस जगह पे अगर हरीशपुर वासियों के साथ कोई खड़ा हुआ था तो वो आप ही थे। रुपेश यादव भी वहाँ सबसे पहले गए थे। आपके जाने के बाद वहाँ पे सभी नेता पहुंचे, मंत्री भी आए, उन्होंने आश्वासन भी दिया आगे पी का। तो क्या आपको आंदोलन अभी और आगे चल रहा है इसको लेके? देखिए, हमारी सरकार काम कर रही है, हरीशपुर के ऊपर ऑलरेडी काम कर चुकी है। वहाँ 10 प्रभावित लोगों का जो मुआवजा है उस तरफ काम किया जा रहा है। ये 10 प्रभावित जो हरीशपुर है, आप देख रहे होंगे, ये हरीशपुर गांव का हमारे सरकार आने से पहले ही इसके पुनर्वासन की योजना बनी थी। जब कोल इंडिया व ईसीएल कोई जगह से कोयला काटती है तो उसके पुनर्वासन की योजना बनाती है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने अपना लाभ देखते हुए पुनर्वासन का काम तब के एडीडीए चेयरमैन के हाथों में दिया गया था। जो एडीडीए के चेयरमैन हमारे इलाके के वामपंथी के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने हरीशपुर गांव का कोई चिंता नहीं किया और आज तक हरीशपुर गांव का पुनर्वासन नहीं हो पाया। ठीक इसके बदले देखिए, आपका सोनपुर बाजारी गांव जो है, हमारे सरकार के आने के बाद सोनपुर का प्रोजेक्ट हुआ है और सोनपुर गांव का पुनर्वासन हुआ है और पुनर्वासन बड़ी अच्छे ढंग से होकर के सोनपुर ग्राम के वासियों का अपना जगह मुआवजा सब कुछ मिल चुका है।
ये हमारी माँ माटी मानू की सरकार आने के बाद हुआ है। लेकिन वामपंथी सीपीएम केवल अपना फायदा देखते थे और इसी फायदा को देखने के चलते आज हरीशपुर गांव का यह अवस्था है। लेकिन हमारी सरकार कटिबद्ध है कि इसे हरीशपुर गांव का जो पुनर्वासन का काम है वो जल्द से जल्द निपटाएगी और इस ओर काम भी चल रहा है।